बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर। थैंक यू क्लियर है। सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सागर फॉर इनवाइटिंग मी एज ए स्पीकर। और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे यंग लोग जो हैं वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। सो फार मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम फैसल शेख है और बेसिकली आई ओन अ सॉफ्टवेयर हाउस एंड आई एम रनिंग दैट सॉफ्टवेयर हाउस फॉर लास्ट 18 ईयर्स। और 18 सालों में अब तक हमने काफ़ी डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी के अंदर, एजुकेशन के अंदर, और उसके अलावा हम इस वक्त 21 वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली वी स्टार्टेड फ्रॉम डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद फिर हमने एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर काम की, फिर iOS आया, एप्पल आया तो हमने उसकी डेवलपमेंट्स में काम की, फिर हमने गेमिफिकेशन के ऊपर काम की। उसके बाद फिर हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त मार्केट में हैं, जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, आपके पास साइबर सिक्योरिटी है, आपके पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और जो दूसरी दीगर आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप जिसको कहते हैं, उसके ऊपर हमने काम किया। और अभी वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। इसमें कंसल्टेंसी भी है, उसके अलावा पॉलिसीज़ वगैरह सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव बिन वर्किंग ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। और ट्रेनिंग में वी आर इनटू ट्रेनिंग फॉर लास्ट 12 ईयर्स। और इन 12 सालों में हम लोगों ने कोई 5 लाख के करीब लोगों को ट्रेन किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जिसमें मुख्तलिफ हमारे ट्रेनर्स शामिल थे। तो ये एक कंपनी का पोर्टफोलियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसमें हम लोगों ने बेसिकली पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स थी और आपकी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको टेक्निकल ट्रेनिंग्स पे लेकर आए, और फिर हमने उनको जो है वो पावर बीआई, डैशबोर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग्स वगैरह देनी शुरू की। एंड फॉर लास्ट 6 ईयर्स हम लोगों ने एसडीजीज़ के ऊपर ट्रेनिंग्स देनी शुरू की हैं पूरे पाकिस्तान में, लोकली भी, इंटरनेशनली भी, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, स्टूडेंट लेवल पे भी, और गवर्नमेंट लेवल पे भी। एंड राइट नाउ वी आर मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर कॉरपोरेशंस एंड सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। सो ये एक शॉर्ट क्विक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक प्रेजेंटेशन की तरफ। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है या नहीं। जी, तो मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने आ गई है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इस वक्त 29 पार्टिसिपेंट्स हैं, टोटल 29 पार्टिसिपेंट्स हैं। आप में से एक या दो पार्टिसिपेंट्स बस मुझे इतना बता दें कि आपको ऑलरेडी एसडीजीज़ जिनको पहले से पता है, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, और स्पेशली गोल नंबर 4 के बारे में पढ़ा हुआ है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको इसकी पता है। एक या दो पार्टिसिपेंट बस मुझे जल्दी से बता दें। Yeah, many of us know about Goal. Nobody? Assalamu alaikum, sir. It's Mohammad Faisal here from University of Sargodha, student of IR. Walaikum salam. Sir, actually, I just studied SDGs and recently also get a session from OMLAS. Basically, SDGs are sustainable development goals that are many more, but as far as the basic that you are going to describe, 4 is concerned, it's related to quality education that we mostly lack in our societies in case of Pakistan and India and overall subcontinent. That's great. That's great. Assalamualaikum. Walaikum salam. Fiza Chandia here. So I'll share some little about SDGs. So the SDGs were adopted by the United Nations in 2015 as the part of 2030 Agenda for Sustainable Development. If we talk about SDG 4, so SDG 4 was one of
the 17 goals established to address the global challenges, including the education. The goal builds up the Millennium Development Goals like MDGs, and particularly MDG 2, which focused on achieving the universal primary education. Thank you. No, sure, that's great. Assalamu alaikum, sir. Walaikum This salam. is Mr. Bharat Kumar, and that's something I know about quality education means gaining knowledge, developing skills, and nurturing values, and that empower us to think critically, solve problems, and become responsible citizens of the world, of society, or of the country. That's something that I know that we are well trained students and relevant citizens. So, safe learning environment and equal opportunities for all, and the ability to learn for life according to me, this is called quality education. वेरी गुड सिद्धार्थ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम ऑफिशियली अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शंस भी हो गए और काफ़ी सारी आप में से काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स को ऑलरेडी एसडीजीज़ के बारे में पता है. अच्छा, अब एसडीजीज़ को थोड़ा सा हम डीपली समझेंगे कि बेसिकली एसडीजीज़ हमसे चाहता क्या है, और एसडीजीज़ का जो बेसिकली रूट स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ था. तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे इसके पूरे 17 गोल्स आ रहे हैं, और ये भी आप लोगों को शायद पता होगा कि एक नया गोल इसमें ऐड किया गया है, गोल नंबर 18. उसका नाम है स्पेस फॉर ऑल. अब उसको हम फिर अलहदा से किसी सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर अभी काम हो रहा है, अभी उसको लॉन्च नहीं किया गया है, और उसके ऊपर कोई ख़ास अभी काम, जब वो लॉन्च ही नहीं हुआ तो उसके ऊपर कोई काम भी नहीं हुआ. फ़िलहाल हम 1 to 17 गोल्स की जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 7 मेजर जो इश्यूज़ हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसको हमें 2030 तक रिजॉल्व करना है, या कम से कम हमने उसको कंट्रोल करना है, उनको काबू करना है. लेकिन अगर हम एसडीजी से थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हमारे सामने 8 गोल्स थे जिनका नाम था एमडीजीज़. उनको हम कहते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. अच्छा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सन 2000 में आए थे. अच्छा, आप काइंडली आप सब अपने माइक ज़रूर म्यूट कर दें, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है प्लीज़. अच्छा, एमडीजीज़ जो आए थे वो सन 2000 में आए थे, और 2000 से 2015 तक हमें इनको अचीव करना था. 2000 से 2015 तक हमने एमडीजीज़ को अचीव करना था, और उसके बाद 2015 से 2030 तक हमें एसडीजीज़ मिले. 2015 से 2030 तक हमें एसडीजीज़ मिले. अब उन्हीं 8 गोल्स को मज़ीद जो है वो डिवाइड किया गया, और उनसे ये 17 गोल्स बने. अब 2000 में जब एमडीजीज़ को इंट्रोड्यूस कराया गया था तो उस वक्त आप देखें जो पहला गोल आपको दिख रहा है उसका नाम है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर. अगर हम पीछे एसडीजीज़ में जाएँ तो हमने यहाँ पे गोल 1 और 2 दोनों को अलहदा कर दिया, नो पॉवर्टी और ज़ीरो हंगर. इसकी वजह ये थी कि जब एमडीजीज़ में हमने इसके ऊपर काम किया था तो हमें ये पता चला कि पॉवर्टी एक अलग सब्जेक्ट है, और उसको ख़त्म करने के लिए जो इंडिकेटर्स हैं और जो टारगेट्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं. और ज़ीरो हंगर जो है, जो हंगर है, उसको अलहदा से हमें ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉवर्टी के अंदर सबसे एक्सट्रीम फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि लोगों को अफेक्ट कर रहा है. तो उसी वजह से इन दोनों चीज़ों को अलग किया गया, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डीपली काम किया गया, रिसर्च की गई, ताकि इसके ऊपर अलग से इंडिकेटर्स डिफ़ाइन किए जाएं और इनके टारगेट्स बनाए जाएं. इसी तरीके से जैसे दूसरे गोल्स थे एमडीजीज़ के अंदर, उनको मज़ीद बेहतर बनाया गया और उनकी पॉलिसीज़ बढ़ाते चले गए ताकि हमें आगे काम करने में आसानी हो. तो ये पूरा फ्रेमवर्क जो है, अगर हम बात करते हैं एसडीजीज़ का, तो ये 2000 से अब तक चलता आ रहा है, और ये काफ़ी पुराना फ्रेमवर्क है. और 2000 में भी जब एमडीजीज़ आए थे तो ये उसी साल नहीं बनाए थे, ये पिछले काफ़ी सालों से इसके ऊपर वर्किंग हो रही थी, और उसके बाद ये आए. तो अगर हम ये बात करते हैं कि ये गोल 2030 तक हमें अचीव करने हैं और हमारे पास 5 साल हैं, और उसमें अगर हम देखें
तो हमें पहले MDGs को समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि MDGs के ऐसी कौन सी गोल्स थे, जो टारगेट्स थे या इंडिकेटर्स थे जो अभी तक हमने अचीव नहीं किए। अच्छा, अब हम चूँकि जनरल डिस्कस नहीं कर रहे हैं SDGs पे, हमारा टारगेट जो है वो गोल नंबर 4 के अंदर है। तो अभी हम सिर्फ 4 की अगर बात करते हैं तो 4 SDGs के अंदर है क्वालिटी एजुकेशन। और अगर हम MDGs के अंदर जाते हैं तो आप यहाँ पर देखें अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, गोल नंबर 2 आपको दिखेगा। अब इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पर आपको दिख रहा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है बिल्कुल ही बेसिक लेवल की एजुकेशन, यानी कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, तो यहाँ पर MDGs में 2000 में ये काम किया कि छोटे बच्चों को एटलीस्ट स्कूल में दाखिल करवाया, ताकि जो वो बच्चे जो बिल्कुल ही एजुकेशन से महरूम हैं उनको एटलीस्ट हम इतनी एजुकेशन दे दें कि वो समझना पढ़ना सीख लें, ठीक है, लिखना पढ़ना सीख लें। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब MDGs आए थे तो पाकिस्तान में MDGs के ऊपर तकरीबन ही कोई काम नहीं हुआ। इनफैक्ट कि उसकी अवेयरनेस भी नहीं हुई थी, उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया गया था। और आई डोंट नो गवर्नमेंट लेवल पे क्या काम हुआ, लेकिन लोकल लेवल पे, जो कॉर्पोरेट लेवल पे और पब्लिक लेवल पे कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन SDGs के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि 2015 में SDGs आए थे और अब सिर्फ 5 साल बचे हैं, तो हम ऑलरेडी 10 साल पीछे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम 25 साल पीछे हैं, क्योंकि MDGs में जो गोल्स थे वो भी अभी तक अचीव नहीं किए हुए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि SDGs के अंदर क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है। अब ये क्वालिटी एजुकेशन वो है जब प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होती है बच्चों की, तो जाके क्वालिटी एजुकेशन शुरू होती है। तो हमें सबसे पहले बैक पे जाना पड़ेगा और बैक पे जाके हमें पहले प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ NGOs के नाम लूँ तो बहुत से ऐसे NGOs हैं जो कि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें TCF जो है वो सर फहरिस्त है। उसके काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में हैं और ख़ास करके रूरल एरियाज़ में। उसके अलावा ग्रीन क्रेसेंट है, उनके काफ़ी सारे स्कूल्स हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे NGOs हैं हमारे पास जो इसके ऊपर अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और ऐसे फाउंडेशनल स्कूल्स हैं जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन नहीं दे रहे, लेकिन बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव एजुकेशन दे रहे हैं, यानी कि 1000, 500, 200 रुपये पर स्टूडेंट चार्ज कर रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू मार्केट अगर हम देखें तो 5000, 6000, 10000, 15000 पर स्टूडेंट पर मंथ फ़ीस जा रही है। तो उस हिसाब से देखें तो ये काफ़ी बेहतर है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए अभी भी हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हमें फ़िल करना है। मिलियंस की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान में बच्चे हैं सिर्फ पाकिस्तान में जो कि स्कूल अभी तक नहीं जा पाए। तो उसके ऊपर काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि MDGs और SDGs में क्या फ़र्क है और ये बेसिकली किस तरह से आगे आया है। अब SDGs 4 जो है बेसिकली उसके 3 मेजर आप कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं कि एक तो ये UN ने 2015 में जो है वो हमें दिया था एजेंडा 2030 तक के लिए, और इसका जो बेसिक गोल है वो ये है कि एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करना है ताकि आप एक इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दे सके, जिसमें कोई जेंडर का इशू ना आए कि आप जेंडर इक्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। अच्छा, अब एजुकेशन जो है ना, सबसे पहले तो एक ह्यूमन राइट है। कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है तो एजुकेशन उसका प्राइमरी राइट है कि उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। आप किसी भी शख्स को जो है वो एजुकेशन से महरूम नहीं रख सकते। तो SDG 4 का जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि ये आपका ह्यूमन राइट है कि ये आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसका मतलब आपको फ्री मिलना है। वो आगे चल के मैं बात करता हूँ कैसे और क्यों। उसके बाद दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये कहता है कि ये आपका लाइसेंस है, ये जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, अगर आपको एक डेवलपमेंट करनी है अपने मुल्क के अंदर तो उसका ये लाइसेंस है, या आप समझ लें कि ये उसका एक की है। ठीक है, एजुकेशन। हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वाई क्वालिटी एजुकेशन मैटर्स। अब एजुकेशन तो हो गई ना, जैसे हमने पहले बात की, लेट सपोज हमने MDGs कर लिए
प्राइमरी एजुकेशन का टारगेट हमने पूरा कर लिया। इस वक्त कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि स्कूल ना जाता, लेट सपोज। उसके बाद अब हम इस स्टेज पर खड़े हुए हैं कि हम SDGs के गोल 4 को, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, उसको सपोज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम SDG को बेहतर तरीके से समझ सकें कि ये गोल 4 हमें क्या कहता है। सबसे पहले तो ये इसलिए मैटर करता है कि ये आपका जो पॉवर्टी साइकिल है उसको ब्रेक कर देगा। कैसे ब्रेक करेगा? जब कोई बच्चा या कोई बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो वो डेफिनेटली या तो जॉब करेगी या फिर वो कोई स्टार्टअप यानी कोई बिज़नेस स्टार्ट करेगा, क्योंकि इस वक्त हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है। हर चीज़ जो है वो लेटेस्ट जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस आ रही हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, उस पर बात हो रही है। तो जब तक उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो ना तो वो स्टार्टअप बना पाएगा, ठीक है, और ना ही वो किसी अच्छी कंपनी में एक अच्छी जॉब कर पाएगा। तो जब ये लोग पढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली पॉवर्टी साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ को एम्पावर करता है। ठीक है, इंडिविजुअल को तो डेफिनेटली ये एम्पावर करेगा, जाहिर सी बात है। जैसे वो जॉब करता है, बिज़नेस करता है, वो अपने आप को एम्पावर करेगा। अब ये कम्युनिटीज़ को कैसे एम्पावर करेगा? सबसे पहले तो वो अपनी फैमिली को एम्पावर करेगा। ठीक है, अपने उसके छोटे भाई होंगे, बहन होंगे, उनको वो खुद भी पढ़ाएगी। उसके बाद फिर वो उनको जो है वो अपने साथ शामिल करेगा। लेकिन कम्युनिटीज़ कैसे इसमें डेवलप होती है? लेट सपोज़ किसी एक गांव से एक कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, वो पढ़ लिख जाए, एक बड़े लेवल पर पहुंच जाए, तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी वो वापस आके अपने गांव में, अपने छोटे शहर में, अपने कस्बे में, अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई छोटा सा स्कूल खोल सकते हैं, कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिससे वो अपनी उस कम्युनिटी को एम्पावर कर रहे होंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी एजुकेशन एम्पावर करती है और कम्युनिटी लेवल पे भी एम्पावर करती है। उसके बाद आ जाते हैं प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। डेफिनेटली जब एजुकेशन होगी तो जेंडर इक्वालिटी हमारी डेवलप होगी। जहाँ पे जहालत ज़्यादा होती है, जहाँ पे लोग जो है वो चीज़ों को नहीं समझते, डेफिनेटली वो कहते हैं कि लड़कियों को घर पे बैठना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर दो बातें आती हैं, बहुत से जगहों पे लोग इसलिए कह रहे होते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। लड़की अगर बाहर निकलेगी तो उसके साथ जो है वो सिक्योरिटी इशू हो सकता है, तो वो एक हद तक काफ़ी ठीक है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए या ये उनके लिए नहीं है, तो वो चीज़ गलत है। यहाँ पे SDGs बेसिकली इस चीज़ को मेंशन करता है कि पढ़ाई के मामले में दोनों के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब सिक्योरिटी इशू को कैसे टैकल करना है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ख़वातीन वो जो कि पर्दा भी करती हों, बाहर ना निकल पाती हों, या हाउस वाइफों की ज़िम्मेदारी ऐसी हो कि वो खुद ही नहीं निकल पा रही, उनके पास टाइम नहीं है, तो बहुत सारे मामलात हैं। तो उनको सामने रखते हुए हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस वक्त हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप सब अपने अपने, कोई अपने स्कूल में होगा, कोई अपने घर में होगा, कोई कहीं होगा, लेकिन सब बैठ के एजुकेशन को ले रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वे में। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है कि ये बूस्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली आप सबको ही पता होगी, इकोनॉमी जो है वो कैसे ग्रो करती है। सिर्फ ट्रेड से इकोनॉमी नहीं बढ़ती, इकोनॉमी बढ़ती है आपकी एजुकेशन से। उसकी वजह क्या है? एक दो तरह की ट्रेड होती है। एक तो ट्रेड होती है आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की, यानी कि आप किसी दूसरे मुल्क को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं। आपके मुल्क में आम बहुत अच्छा उगता है, चावल बहुत अच्छा उगता है, या आपके यहाँ कॉटन बहुत अच्छी है, उसके अलावा आप उस कॉटन से बहुत अच्छी जीन्स बना लेते हैं, तो आप उसका प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और ये सारी चीज़ें आप मुल्क से बाहर बेचते हैं, जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा आप सर्विसेज दे रहे होते हैं, कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर बना के दे रहे होते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। आप ऑनलाइन फ्रीलांस काम कर रहे होते हैं, उससे डॉलर्स आते हैं, तो भी इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन एक और चीज़ है जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो ये कि जो लोग पढ़कर बाहर जाते हैं और एज अ सीनियर पोजीशंस पे जाके बड़ी कंपनीज़ को ज्वाइन करते हैं और फिर रेमिटेंस वापस अपने मुल्क भेजते हैं, तो ये भी एक तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ ही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आता है इनोवेशन। इनोवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं,
ठीक है, जब तक आप कोई इनोवेशन नहीं ला सकते, कोई नई चीज़ तख्लीक नहीं कर सकते, कोई चीज़ ईजाद नहीं कर सकते। जब आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं, वो सवाल ये होता है कि आइंस्टाइन तो नहीं पढ़ा हुआ था, तो उसने भी तो तख्लीक की है, उसने भी तो नई चीज़ें ईजाद की हैं। इसी तरह से मार्कोनी है, मार्कोनी ने रेडियो ईजाद किया था, तो उसने भी नहीं पढ़ा था, उस वक्त तो पढ़ाई होती ही नहीं थी, उस वक्त तो लोग ऐसे ही बैठे रहते। लेकिन बात यह है कि उस वक्त के ज़माने में कुछ भी नहीं था, तो जो कुछ डेवलप हो रहा था, ईजाद हो रहा था, वो सब कुछ नया था। लेकिन जब से अब तक की अगर हम बात करें तो ईजादात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो पहले आप पुरानी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब आगे क्या करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक जंगल में कुछ लोग रहते हैं और वो पहियाँ ईजाद करके आज के ज़माने में शहर आके बोले हमने ये ईजाद कर लिया, तो लोग उनके ऊपर हंसेंगे। वो बोलेंगे भाई ये तो बहुत सालों पहले ईजाद हो गया था, कोई नई चीज़ लेकर आओ। तो उसके लिए उनका पढ़ना ज़रूरी था कि दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है। उसके बाद वो देखेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, ये इनोवेशंस आ चुकी हैं, अब हमें इससे आगे की इनोवेशन लेकर आनी है। तो डेफ़िनेटली उनको लेटेस्ट एजुकेशन होनी चाहिए ताकि फिर वो उसके आगे इनोवेशन लेकर आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इट इनकरेजेस पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। अब ये एजुकेशन जो है पीस कैसे लेके आ सकता है। सस्टेनेबिलिटी का तो समझ में आता है, सस्टेनेबल चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, आपका बिज़नेस बनेगा, वो सस्टेनेबल होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वो उनके घर चलेंगे, उनसे फिर उनके घर चलेंगे, तो वो तो सस्टेनेबल मॉडल बन जाता है। जब कोई पढ़ता है तो वो पूरे शहर को आगे लेके जा रहा होता है, पूरे इलाके को, पूरी फैमिली को आगे लेके जा रहा होता है, तो ये तो सस्टेनेबिलिटी है अपनी जगह। लेकिन पीस कैसे आएगा? पीस इस तरह से आएगा, देखिए जब एजुकेशन की बात होती है ना, तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबें नहीं है, सिर्फ साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं है। एजुकेशन का मतलब आपका बोलने का अंदाज़ भी है, आपका समझने का अंदाज़ भी है, समझाने का तरीका भी है, आपका उठना बैठना रहन सहन सब कुछ एजुकेशन में आता है। जब आप किसी ऐसे शख्स को देखेंगे तो आप देख के बोलेंगे यार ये पढ़ा लिखा आदमी है, देखो कैसे बात कर रहा है, उसके बोलने से पता चलता है। तो ये पीस कैसे लाएगा? लेट सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं कि दो लोग बाहर रोड पे बाइक पे या गाड़ी पे जा रहे हैं, उनकी आपस में टक्कर हो गई। अब वो दोनों एकदम शाउट करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं, चीखते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। आप देखते ही बोलेंगे यार कैसे जाहिल लोग हैं, इनको पता नहीं कैसे बात करनी है। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो बाहर निकलेंगे और उनके दिमाग में एक चीज़ होगी कि एक्सीडेंट का मतलब एक्सीडेंट होता है, ना मैंने जानबूझ के मारा, ना सामने वाले ने जानबूझ के मारा है, ना मैंने नुकसान खुद किया है, ना उसने खुद किया। तो ये होता है एक पढ़े लिखे इंसान का बोलने का, समझने का तरीका। वो बाहर निकलेंगे, पहले तो एक दूसरे से बोलेंगे आपके लगी तो नहीं, आपके ज़्यादा तो नहीं लगी। उसके बाद दोनों एक दूसरे की गाड़ियों को देखेंगे उससे, और फिर बैठ के डिस्कस करेंगे यार ये नुकसान ज़्यादा हो गया तो चलो ऐसे करते हैं, तो मिल बांट के उसको वो हल करेंगे। क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है ना तो कोई जानबूझ के नहीं मार रहा होता, वो खुद ही हो रहा होता है। एक एग्जाम्पल मैंने ये आपको दी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी। तो जब पढ़ा लिखा माशरा होता है तो डेफिनेटली पीस भी ऑटोमेटिकली होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जब लोग कम पढ़े होंगे तो उनको जॉब नहीं मिलेगी, जब जॉब नहीं मिलेगी तो जाहिर है सबको अपने घर कुछ ना कुछ लेके जाना होता है। तो ये जो स्नैचिंग होती है इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही बेरोज़गारी है। अब बेरोज़गारी जो है वो डेफिनेटली विदाउट एजुकेशन आप ख़त्म नहीं कर सकते। जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं अपने नौजवानों को, जब तक बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी। और इस वक्त जो क्वालिटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, आप देखें कि बहुत सारे ऐसे मास्टर्स के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनको जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन उन तक नहीं पहुंची है। अब एक सिर्फ सिंपल एक डिग्री लेना, डिग्री तो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है ना, वो नीड है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू बिल्कुल अपनी जगह है। लेकिन उसके अलावा जो क्वालिटी एजुकेशन है जिसके अंदर आपके लेटेस्ट कोर्सेज़ आ जाते हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो की फोकस एरियाज़ हैं वो क्या हैं? जो टारगेट्स हैं और इंडिकेटर्स। अच्छा, टारगेट्स और इंडिकेटर्स में क्या फ़र्क है? आप में से कोई भी शख्स मुझे बताना चाहेगा कि टारगेट्स और इंडिकेटर्स इन दोनों में क्या फ़र्क है? टारगेट्स क्या होता है, टारगेट क्या होता है और इंडिकेटर क्या होता है?
सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टारगेट तो बेसिकली होता है आपका गोल, जबकि इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर एक ऐसा लाइक मेजरमेंट टूल कह लें जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं उसकी सक्सेस को। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसी है। असल में गोल तो हमारा मेन गोल हो गया, ठीक है जी। गोल 4 है, इसका मतलब गोल 4 जो है हमारा वो एजुकेशन है, ये हमारा गोल है। टारगेट का मतलब है गोल 4 तक पहुंचने के हमारे टारगेट्स क्या, ठीक है, कि हमने ये काम करना है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंडिकेटर्स आपका मेजरमेंट टूल है जिसमें आप उसको जो है वो मेजर करते हैं कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची, कैसे। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझते हैं। जो पहला टारगेट है इसमें, वैसे तो आप जब यूएन की वेबसाइट पे जाके टारगेट्स और इंडिकेटर्स देखेंगे तो आपको उनके अपने जो उनकी ज़बान में टारगेट्स इंडिकेटर्स हैं वो दिख जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा ईजी करके लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहला जो आता है वो है फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। आपने सबसे पहले तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को फ्री करना है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू करें, उसके बाद फिर आप उनको क्वालिटी एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद आ जाता है इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी प्री प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। फिर आ जाता है इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल टेक्निकल वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। इक्वल एक्सेस यहाँ पे वही बात हो रही है जेंडर इक्वालिटी की। उसके बाद आ जाते हैं स्किल्स फॉर डिसेंट वर्क, यानी आपको वो स्किल्स देने हैं अपने बच्चों को जो कि एक डिसेंट वर्क की तरफ जाएं। डिसेंट वर्क का मतलब है हाई पेइंग जॉब्स हों, ठीक है। हाई पेइंग जॉब्स का मतलब है जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान की हैं या बाहर की कंपनीज़ हैं, वहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पे जॉब्स मिलें बच्चों को। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ एक बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में रहा है, वैसे और मुल्कों में डेफिनेटली होगा अपनी जगह, लेकिन हमारे यहाँ क्या एक इशू आ रहा है इस वक्त करंटली, इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक इसको हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने लेवल पे नेशनल लेवल पे जो है वो चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ लिख जाते हैं लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, फ्रीलांस काम शुरू करते हैं और जॉब्स नहीं करते, जिसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो पाकिस्तान में ब्रांड्स डेवलपमेंट की हो रही है। पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है फ़िलहाल जो कि पूरी दुनिया में जो है वो हम लेके जा सकें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, आपका गूगल है, ये बहुत बड़े जायंट्स हैं। उसके नीचे भी अगर हम आते हैं, अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान में कोई ऐसा बड़ा फैशन ब्रांड नहीं है जो कि पूरी दुनिया में छाए। जैसे फॉर एग्जांपल गुची है, अरमानी है, इस तरह की जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं। हालांकि इन तमाम बड़े ब्रांड्स को जो डेनिम जाती है वो पाकिस्तान से जाती है, उनको जो फैब्रिक जाता है वो पाकिस्तान से जा रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान खुद अपना ब्रांड नहीं बना रहा। तो ये एक बड़ा इशू है जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी यूथ को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि वो जब स्टार्टअप करें, कोई बिज़नेस शुरू करें तो छोटा ना करें, उसको बड़ा बिज़नेस बनाएं, उसको आगे लेकर जाएं। क्योंकि अक्सर हमने जो देखा है वो ये कि एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट ने मिलके को फाउंडर्स बन के और उन्होंने एक स्टार्टअप लिया, थोड़ी सी फंडिंग्स ली और उससे उनका एक अच्छा बिज़नेस चल गया। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोगों को हायर किया और उसके बाद उन्होंने एक्सपेंशन रोक दी क्योंकि दे वर सेटिस्फाइड ना। अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा अब हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, दैट्स इनफ, हमने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, अब हमारे खर्चे बहुत अच्छे जा रहे हैं, दैट्स इट। वो उससे आगे नहीं बढ़ते, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो जॉब करते हैं तो वो भी फर्दर आगे क्वालिटी एजुकेशन की तरफ नहीं जाते, बेसिक नॉलेज लेके सिर्फ बैठ जाते हैं और उसके बाद नॉर्मल जॉब्स करते रहते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो अगर वो बिज़नेस नहीं करते तो वो जॉब कर रहे हैं, तो वो अपने आप को उसमें एक्सपर्ट करें और आगे जाएं, वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाएं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, माइक अच्छा, उसके बाद है एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटीज़, तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। फिर हम आ जाते हैं यूनिवर्सल यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी, ठीक है, ये भी बहुत कॉमन है। अच्छा, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, ये मैंने आपको इसका आइडिया ऑलरेडी अभी दे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पर आप देखें कि लिटरेसी रेट अमंग यूथ एंड एडल्ट्स, ये इसका पैरामीटर है जिसको हम सामने रख के जो है वो डिसीजंस ले सकते हैं।
कि हमारी जो यूथ हैं और हमारी जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, और उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमको कहाँ पर ज़्यादा काम करना है, किस इंडस्ट्री में और किस बेस पे हमें ज़्यादा काम करना है। उसके बाद आ जाते हैं पार्टिसिपेशन रेट्स इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। यहाँ पे क्या पार्टिसिपेशन रेट हमारा है। अच्छा, ये पैरामीटर्स जो है ना, जो यूनाइटेड नेशन ने दिए हुए हैं हर गोल के, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उनको हम ट्रांसलेट करके अपने भी बना सकते हैं और उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यूएन का जो ये एसडीजीज़ है ये जस्ट अ फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने यही सब करना है, तो आप अपने भी इंडिकेटर्स बनाकर और अपने पैरामीटर्स बनाकर और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर मुल्क का कल्चर डिफरेंट है, उनका रहन सहन डिफरेंट है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हर जगह हर चीज़ जो है वो फॉलो नहीं हो सकती, तो हम लोग अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हैं और डिसीजंस जो हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, सबसे बड़ा जो इशू है वो हमारे यहाँ आता है, टीचर्स का जो एजुकेशन लेवल है वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जितने भी टीचर्स हैं वो पढ़े हुए हैं काफ़ी पुराने, यानी हम उनको ओल्ड स्कूल कह सकते हैं। अब उनके पास जो इल्म इस वक्त है वो हो गया है एब्सोल्यूट, और लेकिन वो पढ़ा अभी भी वही रहे, ठीक है। अब उनको अगर लेटेस्ट बुक्स हम देते हैं तो उनको नहीं समझ में आती, ठीक है। तो उनको पहले एजुकेट करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर हम सिलेबस में लेकर आते हैं, करिकुलम में लेकर आते हैं कि आपने ये आज से बच्चों को पढ़ाना है, तो उससे पहले आपने उन टीचर्स को ट्रेन करना है कि ये कैसे पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप टीचर्स को वो सब्जेक्ट देंगे, वो करिकुलम देंगे ताकि वो उसको पढ़ाएं। तो ये एक पैरामीटर है जिसके ऊपर हमें काम करने की अशद ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है कंप्लीशन रेट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अब पहले हमने बात की थी कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में आपने मतलब दाखिला कराना है, रेट आपने इसको 100% करना है कि पाकिस्तान में कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कि प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन से महरूम हो। लेकिन देखा ये गया है कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, बाद में कंप्लीशन नहीं हो पाती, वो मैट्रिक तक नहीं पहुंच पाते, या अगर उन्होंने ले लिया तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास तक जाते हैं, 5वीं क्लास तक जाते हैं, उसके बाद एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो ये रेशो हमें 100% करना है, सिर्फ एडमिशन करना ज़रूरी नहीं है, 100% उनकी जो उनकी पूरा उनका एजुकेशन है वो कंप्लीट करनी ज़रूरी है। अच्छा, जब इसके ऊपर सर्वे किया गया तो पता ये चला कि उनके पेरेंट्स ने ख़ुद बच्चों को निकलवाया स्कूल से। उसकी वजह ये थी कि घर में फाके हो रहे थे और वो चाहते थे कि भाई हम अपने बच्चों को जो है किसी कारखाने में बिठाएं, क्योंकि जब वो ये पढ़ेगा, इसको 10 साल तो स्कूल में लगेंगे, उसके बाद फिर इसको 4-5 साल जो है वो फर्दर लगेंगे, फिर ये बाहर जाएगा, इसको नौकरी मिले ना मिले। उन्होंने कहा ये सारा कुछ बेकार है, इसको हम किसी दुकान पे बिठा देंगे, कम से कम ये 4 पैसे तो लेकर आएगा। तो ये एक बड़ा इशू है। तो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी बच्चों को हमने स्कूल में दाखिला करवाया है तो वो फर्दर आगे क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे, वो स्कूल कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे किसी वजह से तो उसको हल करना, उनकी हेल्प करना या उनको किस तरह से ट्रीट करना है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो एक और है वो है ICT एक्सेस इन स्कूल्स। ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICTs को स्कूल्स के अंदर इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चों को जो है वो स्कूल लेवल से ही एक अच्छी एजुकेशन जो है वो हम देना शुरू करें, जिसको आप कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन। तो ये कुछ इंडिकेटर्स थे जिसके ऊपर हम काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं चैलेंजेस इन अचीविंग SDG 4, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि एक तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, स्कूल्स का, उसको हमें बेहतर करना है। और उसमें हमारे स्कूल्स में पंखे नहीं हैं, बैठने के लिए डेस्क नहीं है, बिजली नहीं आती, और ये बड़े मसाइल हैं, ठीक है। स्कूल पहुंचने का रास्ता बड़ा दुश्वार है, बीच में कोई नदी नाली आ जाती है या कच्चा इलाका आ जाता है, तो ये बड़े मसाइल हैं। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है हमारे टारगेट को अचीव करने में। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वही जो हमने बात की, लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। ये एक और बड़ा इशू है, ये डेवलप्ड सिटीज़ में तो है ही है, ये अर्बन रूरल एरियाज़ में तो है, लेकिन ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी इस वक्त ये इशू बहुत बड़ा ये इशू है। इनफैक्ट कि हमने ये तक देखा है कि जब हम
यूनिवर्सिटीज़ गए हैं। मैं तकरीबन 50 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में मैंने खुद जाके लेक्चर्स दिए हैं, जिसमें हैदराबाद की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सक्खर की यूनिवर्सिटी है, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में भी मैंने लेक्चर दिया है। कराची की तो बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन सारी हैं, लाहौर है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम गए। तो वहाँ जाके जब हम प्रोफेसर्स के साथ बैठे तो हमें लगा कि शायद ये स्टूडेंट हैं, जितनी उनकी नॉलेज थी। तो हमने फिर उनके डीन से यही बात की, हमने उनके वाइस चांसलर से यही बात की कि आप खुदारा इनको थोड़ा सा ट्रेन करवाएं, आप इनको कुछ रिसोर्सेज दें, आप इनको कुछ LMS वगैरह दें ताकि ये अपने आप को अपग्रेड करें, ताकि ये बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये अगर अपने लेवल तक पढ़ाएंगे बच्चों को, तो जो बच्चे बाहर निकलेंगे वो भी इन्हीं के लेवल के निकलेंगे। कॉर्पोरेट में कोई इनको नहीं रखेगा, कोई इनको जॉब नहीं, इनफैक्ट इनको इंटर्नशिप तक नहीं मिलेगी। क्योंकि इनको इंटर्नशिप लेवल तक ले जाने के लिए भी अगर आप काम करते हैं तो आपको अच्छा खासा काम करना पड़ेगा और अपने क्यूरिकुलम के अंदर बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ेगी। तो बहरहाल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने हमारी बात सुनी, उन्होंने अपने क्यूरिकुलम को रिवाइज़ करवाया। हमने उनके क्यूरिकुलम के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें ऐड की, टेक्नोलॉजी वाइज ऐड की हमने, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को बेहतर किया, और उस पर डेफिनेटली बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला। तो वो टीचर्स थे जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन बहुत सारी जगहों पे टीचर्स ने खुद एक्सेप्ट नहीं किया। तो वहाँ पे बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने आया कि मैनेजमेंट चाहती थी कि हम अपने टीचर्स को अपग्रेड करें, लेकिन टीचर्स ने कह दिया कि हम खुद नहीं करते, हमें सब पता है। तो ये एक बड़ा ईगो का प्रॉब्लम आ जाता है। वो कहते हैं कि अगर हम भी पढ़ने बैठ गए तो फिर हम भी स्टूडेंट बन जाएंगे। तो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है। हम अभी भी बैठ के कुछ कोर्सेज़ कर रहे होते हैं, ऑनलाइन भी कर रहे होते हैं, फ़िज़िकल भी कर रहे होते हैं। तो पढ़ने का कोई एज नहीं होती। बहरहाल ये एक प्रॉब्लम है जो हमने खुद अपनी आँखों से देखा है। तो ये इसको हमें सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन इनइक्वालिटीज़। एजुकेशन इनइक्वालिटीज़ जो है ना, वो 3 फेजेस में हमें देखने को मिली है। एक तो जेंडर बेस पे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस बेस पे इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पाई जाती है, ख़ास करके रूरल एरियाज़ में। इनफैक्ट के बड़े शहरों में भी है, कराची के भी बहुत सारे इलाके हैं, लाहौर के, इस्लामाबाद के बहुत सारे ऐसे स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं डिसेबिलिटी लेवल पे। अब क्वालिटी एजुकेशन जो है, बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो कि काम कर रहे हैं नाबीना अफराद के लिए, या और ऐसे जो लोग जो डिफरेंट टाइप के डिसेबल्ड हैं उनके लिए वो काम करते हैं। लेकिन समहाउ अगर हम देखें तो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये लोग नहीं मिलते। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, इनइक्वालिटीज़। इनके लिए एक स्पेशल कोटा होना चाहिए ताकि ये हर डिपार्टमेंट में मौजूद हों और इनको भी वही क्वालिफ़िकेशन उसी जगह पे बैठ के मिले जहाँ पे एक नॉर्मल लोगों को मिलती है। अच्छा, जो दूसरी इनइक्वालिटी तीसरे नंबर पे है वो लोकेशन वाइज है। लोकेशन वाइज ये है कि अगर एक बहुत एलीट क्लास की जगह है, बहुत बड़ा इलाका है जहाँ 1000 गज़ के बंगले हैं, वहाँ अगर कोई यूनिवर्सिटी खुली हुई है तो वहाँ के प्रोफेसर्स बड़े आला होंगे और वहाँ की क्वालिफ़िकेशन बड़ी बेहतरीन मिलेगी। उसी शहर का कोई ऐसा इलाका जहाँ पे छोटे घर होते हैं और जहाँ की फ़ीसें बड़ी कम होती हैं, वहाँ पे आपको क्वालिटी बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। हालांकि यूनिवर्सिटी लेवल वही है, डिग्री वही है, 4 साल की डिग्री है, सब कुछ वही है, लेकिन एजुकेशन का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ 3 तरह की हमें मिलती हैं। एक तो जेंडर बेस्ड है, एक डिसेबिलिटी बेस्ड है, लोकेशन बेस्ड है। इन तीनों के ऊपर जो है हमें काम करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए, जिसको हमें बेहतर करना है। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली जो वॉर्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे बड़े प्रॉब्लम्स हैं डिस्प्लेसमेंट की वजह से एंड ऑल दैट। उसके बाद आ जाते हैं डिजिटल डिवाइड। अच्छा, पहले ये हुआ करता था कि एक रूरल डिवाइड था, ठीक है, एक रूरल डिवाइड था, और जैसे आप शहर के लोग अलग थे और रूरल एरियाज़ के लोग अलग थे, वो वहीं रहते थे, शहर के लोग शहर में रहते थे। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। जब जिसकी मर्ज़ी जो चाहे आ जाए, बैठे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले, खाए पिए घूमे रहे, किसी की कोई रोकथाम नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वो जो एक बैरियर था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक दूसरा बैरियर स्टार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का एक्सेस कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं। अब मोबाइल्स की अगर हम बात करें तो वो एक्सपेंसिव इतने हैं कि वो हर कोई ले नहीं सकता। अगर हम कहते हैं भाई हम ऑनलाइन LMS सिस्टम बनाएं जिसमें बच्चों को
गाँवों में भी वही एजुकेशन मिले और बड़े शहरों में भी वही क्वालिफ़िकेशन मिले। लेकिन मसला ये है कि हर कोई इंसान लैपटॉप नहीं ख़रीद सकता, हर कोई इंसान जो है वो मोबाइल अच्छा नहीं ख़रीद सकता, और अगर मोबाइल किसी तरह वो ले ले तो वो इंटरनेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये जो डिजिटल डिवाइड हुआ है, इसको हमें बहुत हद तक जो है वो काबू करना पड़ेगा, तभी जाके हम इन चैलेंजेस को जो है वो कवर अप कर पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं इनसफिशिएंट पब्लिक फंडिंग। ये तो हमेशा से ही एक प्रॉब्लम रहा है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसको जो है वो फर्दर एक्सप्लेन मुझे करने की ज़रूरत है। इनसफिशिएंट फंडिंग की वजह से जो है वो बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं। गवर्नमेंट के स्कूल्स बने हुए हैं लेकिन उनको फंडिंग नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, ठीक है। इसी वजह से उनके पास टीचर्स नहीं हैं। ये सारी वही चीज़ें हैं जिसकी वजह से फंडिंग है लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इनसफिशिएंट फंडिंग का मतलब हमारे यहाँ यही है। वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो इनसफिशिएंट फंडिंग का मतलब है ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इनसफिशिएंट फंडिंग का मतलब है लेकिन पहुँच नहीं रहा, ठीक है। अब फर्दर इसके ऊपर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट। हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं भाई? हम सबसे पहले तो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करें अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर। सिंपल सी बात है। पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो आप अपने लेवल पे इसको प्रमोट करें। आपके घर में अगर कोई मेड आती है, उसके बच्चे हैं, आप उनको फ्री में पढ़ाएं। आपके मोहल्ले में कोई ऐसे बच्चे हैं, आप उनको फ्री में पढ़ाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब अच्छी करते हैं, आप अच्छा कमाते हैं, आप एक बच्चे की ज़िम्मेदारी ले लें, 5,000 रुपये उसके स्कूल में जमा करा दें और उस बच्चे को पूरे साल आप उसकी ज़िम्मेदारी ले लें, ठीक है। आप किसी भी अच्छे स्कूल में जाके उस बच्चे का एडमिशन करा दें, उसको किताबें दिला दें, सारी चीज़ें दे दें। ये आपके लिए सदका जारिया भी होगा और ये आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। अगर आप खुद पढ़ा सकते हैं खुद पढ़ाएं, नहीं पढ़ा सकते नहीं टाइम है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी एक बच्चे की ज़िम्मेदारी ले लें। कल को आप और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, आप किसी 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी ले लें। इस तरह से आप अपनी कम्युनिटी को कम से कम डेवलप करें। अच्छा, उसके अलावा आप स्कूल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अंडर सर्व्ड एरियाज़ के स्कूल्स हैं, ठीक है। बहुत अलग तरीके से आप वॉलंटियर बन जाएं, ठीक है, वॉलंटियर मेंटोर बन जाए, वॉलंटियर टीचर बन जाए। जब आपको आपके मुल्क ने इतना दिया, आपको आपके पेरेंट्स ने दिया, तो यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी, ठीक है। आप अगर पूरे हफ्ते काम कर रहे हैं तो 1 घंटा किसी भी स्कूल में जाके आप फ्री में जाके पढ़ा दें कि भाई ये मुझे आता है, ये मैं पढ़ा सकता हूँ। तो आप अपने वक्त को वॉलंटियर करें, आप अपने एक्सपीरियंस को वॉलंटियर करें, लोगों को बताएं। अच्छा, उसके बाद टेक्नोलॉजी से आप अपने जो है वो इसके ब्रिज बना सकते हैं, आप इस गैप को फिल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब कॉल टू एक्शन की बात है। कॉल टू एक्शन में ये 3 चीज़ें हैं जिसको हमें सबसे पहले करना है। सबसे पहले तो डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस इन रूरल पाकिस्तान। इसमें हमारा अपना एक LMS सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक ब्रीफ हम किसी दिन सेशन रखेंगे या कोई वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप उसमें देखिएगा कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। एक LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं और उसके थ्रू जो है वो हम बच्चों को जो है वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दे रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि हम पूरे पाकिस्तान में रन कर रहे हैं। तो वो सिर्फ ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए ही है कि किस तरह से हम उनको एजुकेट करते हैं। उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है उसको स्प्रेड कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं, ताकि वो अर्निंग और लर्निंग दोनों चीज़ें साथ में कर सकें और अपने घर को और अपने आप को और अपने सारे एक्सपेंसेस को सपोर्ट कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं और अच्छा, यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले जो व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम लोगों ने एक LMS, जो अभी मैंने पहले भी बताया था, एक डेवलप किया है जिसके अंदर मेजर 25 के करीब कोर्सेज़ हैं, जिसके अंदर आपके पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स है, सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करें कम्युनिकेशन का कोर्स है, उसके अलावा हमारे और जो दीगर चीज़ें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो पर्सनल डेवलपमेंट लेवल के जो कोर्सेज़ हैं वो हैं। फिर हमने उसमें टेक्निकल कोर्सेज़ ऐड किए हैं, जैसे AI के कोर्सेज़ हैं, वेब डेवलपमेंट है, सर्च इंजन है, फ्रीलांसिंग है, उसके अलावा कंटेंट राइटिंग, कैनवा, ये सारी है, ग्राफिक्स हैं, ये हमने ऐड किया हुआ है। उसके बाद हम उसमें फ़र्दर और नए कोर्सेज़ जो हैं वो ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आप डैशबोर्ड कह सकते हैं, पावर BI कह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, एज़्योर,
माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी ज़ीरो से लेके, यानी बहुत ही बेसिक कोर्स से लेके बहुत ही एडवांस कोर्स तक हमने इसमें चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो ये हमारा जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि हम फ्री में बच्चों को एजुकेशन दें, बिल्कुल फ्री। तो हमने इनिशियली जब इसको शुरू किया तो ये 100% फ्री था। बच्चों ने आगे बहुत फ़ायदा उठाया, सीखा, आगे बढ़े। लेकिन 2 चैलेंजेस हमारे सामने आए। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने आया, 1000 बच्चों ने 1 महीने में ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसमें से 900 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोर्स पूरा नहीं किया। यानी उन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं ली, या उनको लगा कि ये बिल्कुल ही फ्री है, चलो कर लेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत आया, जिसकी वजह से हमें अफ़सोस हुआ और हमें लगा कि हमारी एफ़र्ट ज़ाया हो गए, कि हमने इतनी मेहनत करके सारा कंटेंट बनाया, तैयार किया और 100% फ्री हमने बच्चों को दिया। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया वो इसकी सस्टेनेबिलिटी मॉडल का आया। यानी जब ये कोर्सेज़ हमारे वेब पे पड़े हुए हैं तो ज़ाहिर है हमारा जो क्लाउड है वो तो बिज़ी है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग सारा कुछ उस पर रखा हुआ है। तो हम उसके हर महीने पे करते जा रहे थे गूगल को, कि ये हमारा को इसमें 1 टेराबाइट का वीडियोस रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम हर महीने उसको जो है हज़ारों रुपए जो है वो दिए जा रहे थे। तो ये 2 बड़े मसले हमारे सामने आए। तो हमने उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल एक चीज़ की कि भाई आप इस LMS को ज्वाइन करो, सारे कोर्सेज़ आपके लिए हैं और आपको सिर्फ 1500 रुपये देने पड़ेंगे और ये लाइफ टाइम एक्सेस के लिए आपके पास है। उससे दोनों मसले हमारे हल हो गए। जब कोई बच्चा पैसे दे के आया, उसने कहा मुझे तो इसको कंप्लीट करना है, और हुआ यही कि जैसे ही ये हमने चार्जेस लगाए, हमारा जो कंप्लीशन रेशो था बच्चों का कोर्स कंप्लीट करने का, वो एकदम 50% अबव हो गया। यानी 50% बच्चों ने कोर्सेज़ को कंप्लीट करना शुरू कर दिया। एक ये, और दूसरा ये कि जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जो इश्यूज़ थे, जो ज़ाहिर हमारे तरफ से जाए जा रहे थे, वो हमारा इशू रिजॉल्व हुआ। तो व्हाट वी डिड कि हमने इसको 1500 रुपीज़ पर बच्चा करके क्लोज़ कर दिया। तो अब किसी को भी आना है, 1500 रुपये दो, दैट्स इट, आप ज्वाइन करो। सारे कोर्सेज़ आपके सामने खुले पड़े होंगे, आप जाओ, कोर्सेज़ देखो, वीडियोस देखो, एग्ज़ाम्स दो। जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट करोगे, सर्टिफिकेट आपको ईमेल आ जाएगा। ठीक है, जितने कोर्सेज़ करना है करते जाओ। अच्छा, उसके बाद हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो कि हमने स्टार्ट किया है, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, जिसका नाम है हर वेंचर क्लब। वो ख़वातीन जो कि घर बैठ के कोई भी बिज़नेस करना चाह रही हैं, वॉटएवर, फैशन का, कुकिंग का, कोई सा भी, उनको अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम उनको सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, NTN बनवाना है, वो हम उनको हेल्प गाइड कर देंगे कि आपको ये करना है। आपको अगर मार्केटिंग करनी है तो हम उनको गाइड कर देंगे कि आपको ये करना है। तो ये सारी चीज़ें फिर हम उनको किसी से कनेक्ट करवा देंगे ताकि उनकी सेल बढ़ाई जा सके। तो ये सारी चीज़ें हम इनके वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं, जिसका नाम था हर वेंचर क्लब। उसके बाद आ जाते हैं हमने एक बहुत बड़ा इशू डिस्कस किया था, वो ये कि हमारे टीचर्स जो है वो ट्रेंड नहीं है। तो ये हमने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, हम आपके टीचर्स को ट्रेन करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ कि आपको अब ये पढ़ाना है बच्चों को, और आपके करिकुलम को हम डिज़ाइन करके देंगे कि ये करिकुलम होना चाहिए आपका, ताकि आपका बच्चा जब इस यूनिवर्सिटी से निकले तो उसको फ़ौरन जॉब मिल जाए, या कम से कम यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए उसको इंटर्नशिप मिल जाए। तो उसके लिए पहले आप अपने टीचर को पढ़वाएं हमसे, ताकि हम उनको इंडस्ट्रियल लेवल की टेक्नोलॉजी सिखाएं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो हम उनको बताएं, और उसके बाद फिर हम आपका करिकुलम भी उस हिसाब से डिज़ाइन करें। ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो हम अपने सोसाइटी को दे रहे हैं। एक पहला वाला तो यूथ के लिए है, दूसरा वाला ख़ास करके ख़वातीन के लिए है, और तीसरा वाला हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए है, ताकि हम एजुकेशन को पूरे पाकिस्तान में फैला भी सकें, इसमें जेंडर इक्वालिटी को भी हम मैनेज कर सकें, और इसके साथ हम अपने एजुकेशन सिस्टम को जो हमारी इंस्टीट्यूशंस में चल रहा है उसको बेहतर कर सकें। तो SDGs के अंदर बेसिकली यही 3 चीज़ें मेन हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी बीहाइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इन तीनों लेवल के ऊपर पिछले 12 साल से काम कर रही है। तो सो फार मैंने जैसे शुरू में बताया, अब तक हमने 5 लाख लोगों को पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोगों को हमने ट्रेन किया हुआ है, और ये 5 लाख हमारा एलुमनाई हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको हमारी सर्टिफिकेशंस मिली हुई हैं। तो सो फार ये आज की एक मुख्तसर प्रेजेंटेशन थी, और यहाँ मैं इसको एंड करना चाहूँगा। और साथ ही साथ इस प्रेजेंटेशन के साथ मैं सागर को जो है मैं भी बात कर रहा था कि मैं आप लोगों को एक लिंक दूँगा जिसके अंदर आपके पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे जिसको आपने फिल करना होगा,
ताकि हमें ये पता चल जाए कि आपको ये गोल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। वो एक बेसिकली आपका असाइनमेंट होगा। जब आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके सबमिट कर देंगे तो हमारे पास आपका डेटा आ जाएगा और आपके नाम के जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो बी हाइव के अपने सर्टिफिकेट्स हैं, वो हम इंशाल्लाह आप लोगों को ईमेल कर देंगे। ठीक है जी। तो सो फार मेरे एंड से यही है। अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। Okay, so thank you so much, Professor Chef, for wonderful question. First, one question. It is that during the session you have talk about that there will be free education of primary and secondary, but how to be as the work of government? आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। Okay, so now it is clear. जी बोलें। I am saying that basically during the session you have talked about that there will be the free education of primary and secondary, but how it will be as this is the work of government, as you know. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और ये गवर्नमेंट का ही काम है। लेकिन देखें, इस पे मैं फर्दर बहुत बात करूँगा तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि एनजीओज़ का मैंने नाम लिया था, तो एनजीओज़ लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप अपने लेवल पे भी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने पर्सनल लेवल पे इसको कर सकते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा दें या किसी स्कूल को जो है वो आप क्या कहते हैं स्पॉन्सर कर दें, किसी क्लास को स्पॉन्सर कर दें, तो इस तरह से आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर आप मतलब उस पर बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट का काम है वो करे, तो फिर मेरे ख्याल से हमें इसके ऊपर सोचना या बात करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का हाल हम सबको पता है। तो हमें खुद ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दैट्स इट आई थिंक। जिस तरह से एनजीओज़ खुद कर रही हैं, इसी तरह से इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें ही कुछ करना पड़ेगा। जी, और कोई सवाल? अच्छा, मैं आपको ना एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। हमारे घर के सामने जब मैं इंटर में था, काफ़ी पुरानी बात है, 15-16 साल या शायद इससे भी ज़्यादा पुरानी बात होगी, 12 साल पुरानी बात होगी, शायद 12-18 साल पुरानी। तो हमारे घर के सामने एक मेन होल था, वो खुला था। अच्छा, उसका प्रॉब्लम ये था, मेरे घर के बिल्कुल सामने जो है ना मेन रोड है, डबल रोड है, तो उसके सामने से ना बड़े हैवी ट्रक्स गुज़रते थे, बसें गुज़रती थी। तो वो जब उस मेन होल के ऊपर से गुज़रती थी ना, तो उसका जो कैप था वो टूट जाता था, टूट के अंदर गिर जाता था। तो जो हमारे यूसी वाले लोग थे ना, वो आके उसको रखते थे, वो फिर टूट जाता था, फिर रखते थे, फिर उन्होंने रखना ही छोड़ दिया। तो हुआ ये कि मेरी आंखों के सामने ना वहाँ पे एक बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ। बहुत अरसा हो गया था, बहुत ज़्यादा अरसा हो गया था। वो होल ऐसे ही खुला पड़ा था, कभी उसमें कोई दरख्त रख देता था, कभी उसके चारों तरफ पत्थर रख देता था, बस यही होता था। लेकिन उसको कोई ढकता नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है उसको ख़रीद के ला के रखना ये एक प्रॉब्लम था। तो एक एक्सीडेंट इतना ख़तरनाक हुआ कि मेरे सामने एक कपल था, वो बाइक पर जा रहे थे और उनके गोद में, वो खातून की गोद में शायद 2 या 3 महीने का छोटा सा बच्चा था। उनको वो मेन होल नज़र नहीं आया। वो जब उसमें उनका फ्रंट व्हील फंसा है तो वो खातून बहुत दूर गई, वो बच्चा किसी और डायरेक्शन में जाके गिरा है। 1 या 2 महीने का बच्चा था। मतलब बहुत ख़तरनाक वो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी को कुछ नहीं हुआ, छोटी मोटी चोटें लगी। उसके बाद फिर वही हुआ, वो उड़ गए, वो चले गए। उसके बाद वहाँ पे फिर झाड़ियाँ लगा दी, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन लाइन से तकरीबन 4-5 मेन होल्स थे, वो सारे खुले पड़े थे। अब मेरे पास तो, मैं तो कॉलेज में था, मेरे पास तो उस वक्त इतने पैसे हुआ नहीं करते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके रखे हुए थे किसी और काम के, तो मैंने ला के उसको रख दिया, उसको कवर करके उसको मैंने इस तरह से कवर किया कि मैंने उसको प्लेन कर दिया, उसके ऐसे कि वो टूट ना सके। उसके बाद वहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उससे पहले 4-5 एक्सीडेंट हुए थे, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसके 1 आध हफ्ते के बाद मैंने देखा उसके बराबर वाला मेन होल भी ढका हुआ है। वो किसने किया मुझे नहीं पता। 1 आध हफ्ते बाद देखा उसके आगे वाला भी बंद है, उसके आगे वाला भी बंद है, उसके बाद वो सारे बंद हो गए। तो बात यह है कि एक दफ़ा किसी एक को आगे बढ़ना पड़ता है
और उसको देखकर फिर दूसरे लोग भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो अगर हम खुद बढ़ेंगे ना, तो आप यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग आपका हाथ पकड़ लेंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को सॉल्व करते चले जाएंगे, फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Once again, thanks Professor for wonderful question. योर वेलकम। If anyone has any question on the line, can hello sir. जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मुझे। Actually, I have a question that is that during the chat we have discussed that you will give the assignment to the student, यस, so you may mention it. व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। आई सेंड यू द असाइनमेंट डिटेल्स, लिंक वगैरह सारा कुछ। तो आपके पास तमाम पार्टिसिपेंट्स के डेफिनेटली ईमेल्स या आपके पास नंबर्स होंगे या आपका कोई ग्रुप बना हुआ होगा व्हाट्सएप पे, तो आप सबसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब ये असाइनमेंट हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह सर्टिफिकेट्स इशू कर देंगे। और असाइनमेंट की जो फाइनल डेट होगी, अभी फ्राइडे है, तो मंडे जो है उसकी लास्ट डेट होगी। यानी आपके पास आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, संडे पूरा है, मंडे पूरा है आपके पास। मंडे को रात 10 बजे तक इसकी फ़ाइनल डेट होगी। आप इसको फिल कर दीजिएगा और ट्यूसडे या वेंसडे तक आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। लेकिन असाइनमेंट मैंडेटरी है सर्टिफिकेशन के लिए। अगर असाइनमेंट फिल नहीं होगा तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जी इज़ना, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है आवाज़ में। मेरे ख्याल से असाइनमेंट के बारे में आप लोग कंफ्यूज हैं। असाइनमेंट क्या होगा? सिंपल SDG 4 के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अभी आपको बताए गए हैं, उसके हवाले से ही उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे कि SDG 4 क्या है, उसमें आप लोग क्या इन्वॉल्वमेंट करेंगे, किस तरह से बेहतर हो सकता है। आपको अगर जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी जाए तो आप क्या पहला स्टेप करेंगे, इस तरह के कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं। और SDG को किस तरह से आप अलाइन करेंगे, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे उस असाइनमेंट में, वो आपने देने होंगे। इसकी वजह यह है ताकि हम ये देखें कि आपने पूरा वेबिनार जो है वो प्रॉपर तरीके से सुना, समझा, आपकी इंटेंशन क्या थी, वो सारी चीज़ें उसमें हमारे सामने आ जाएगी। सिंपल इज़ दैट। क्योंकि बहुत से वेबिनार्स हो रहे हैं और सर्टिफिकेट्स इस तरह से बट रहे होते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है, और बाद में स्टूडेंट से सवाल किया जाता है तो उनको पता नहीं होता। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को ये पता हो कि उन्होंने जो सीखा है वो उन्होंने वाकई में सीखा है। तो इस असाइनमेंट का सिर्फ़ और सिर्फ पर्पस यही है, ठीक है। फिर भी किसी को असाइनमेंट के रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन हो, फील फ्री DM me, message me. I am 24 hours available for you all. Okay? Anyone have any question? Just DM me. Yeah, it will be shared by me in the group. ठीक है सागर, मैं आपको जो है ना सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा, तो फिर आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। Sure. जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।